ध्यान दें बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में गद्य खंड कक्षा 9 कक्षा से संबंधित गद्य खंड में, जैसा कि कोविड-19 के चलते हुए हमारी सरकार ने 30% कोर्स कम कर दिया है, जिसमें गद्य खंड में पहला पाठ पंडित प्रताप नारायण मिश्र का बात था, वो कोर्स से हटा दिया गया है। दूसरा पाठ मंत्र, वो पाठ 1 पर निर्धारित किया गया है। तो पाठ 1 मंत्र जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, उसमें निम्नांकित जो गद्यांश हैं उनकी रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर। जैसा कि पहला खंड है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। फिर रेखांकित अंश है, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसी मर्मवेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटरसाइकिल दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। यह है गद्य खंड। तो गद्य खंड में सबसे प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे? समस्त भैया बहन कॉपी और कलम लेकर के नोट्स के रूप में जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप लिखते जाएं। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। इसमें आगे लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं और भावनाओं के चित्रण द्वारा कर्तव्य का बोध कराया है। यहाँ पर लेखक ने बूढ़े भगत तथा डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार का वर्णन किया है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, तो आप लिखेंगे हेडिंग में रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या में आप लिखेंगे बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे ही हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसा व्यवहार की लेश मात्र भी आशा नहीं करता था। उसे अपनी सरलता के कारण उनके इस कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का उन हृदयस्पर्शी अनुभव से अभी तक कभी नहीं हुआ था। वह प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। वह उन व्यक्तियों में से था जो सदैव परोपकार में लीन रहते हैं, जो दूसरों की आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने
किसी के छप्पर को उठाकर रखने और किसी के घर की लड़ाई को शांत करने को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इस प्रकार बूढ़ा भगत सिंह निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरों के दुख में सहयोग तथा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। फिर प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था। पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था। फिर प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 का, भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर संख्या 5 उत्तर लिखेंगे, भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत ही निर्मम एवं कठोर है। फिर खंड संख्या 2, अगला खंड देखेंगे, खंड संख्या 2। खंड संख्या 2 में आपका जो खंड है उसकी आपको जो भी प्रश्न है, प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ में जो हम पहले आप पूर्वत हम संदर्भ आपको बता चुके हैं, संदर्भ में वही संदर्भ लिखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखने से पहले सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या लिखेंगे? खंड संख्या 2 का प्रस्तुत गद्यांश में उस समय का विवरण है जबकि कैलाश के प्राण सर्पदंश द्वारा हर लिए जाते हैं तथा झाड़ फूंक के साधन भी उत्तर दे जाते हैं। तो एक सज्जन कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको रेखांकित अंश की व्याख्या अब लिखनी है। अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश अभी नवयुवक है। जीवन के समस्त आनंदों का रसास्वादन अभी इसके लिए शेष है। उसके माता पिता तो उसका विवाह भी न देख पाए और मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थीं, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई है। जब जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा तो वह अब किस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करे। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे स्वप्न क्या कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए? जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती हैं, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतया
डूब गए थे। भाव यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसे जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था तथा उसकी मृत्यु से उसके माता पिता मृणालिनी आदि सभी पूर्णतया प्रभावित हुए हैं। फिर अगला तीसरा प्रश्न है, माँ बाप ने क्या नहीं देखा? माँ बाप ने क्या नहीं देखा? उत्तर लिखेंगे तीसरे प्रश्न का, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा। उत्तर लिखेंगे, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा। फिर तीसरा प्रश्न यह हो गया। चौथा प्रश्न है, नौका जलयान होना का क्या अर्थ है? नौका जलयान होना का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर 4, नौका जलमग्न या जलयान होने का तात्पर्य सहारा नष्ट हो जाना है, जिससे मृणालिनी का विवाह होना था। जब वही नहीं रहेगा तो इसे ही नौका का जलमग्न कहा जाएगा। फिर अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, मृणालिनी का कामना तरु क्या था? मृणालिनी का कामना तरु क्या था? उत्तर नंबर 5 लिखेंगे, मृणालिनी कल्पना तरु वैवाहिक जीवन का स्वर्ण स्वप्न था, जो जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, जो समय पर पल्लव और पुष्प से रंजित होता। फिर इसके बाद खंड संख्या 3 देखेंगे। खंड संख्या 3 में आप जो भी उपर्युक्त गद्य खंड का संदर्भ लिखिए। जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें पहला प्रश्न यही है। फिर संदर्भ जो हमने बताया, जो सबसे पहले हमने प्रथम खंड में लिखवाया, संदर्भ वही रहेगा। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद जी ने हंसीपूर्ण वातावरण का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? रेखांकित अंशों की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया था। वहीं कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी। सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था। फिर प्रश्न संख्या 3, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? उत्तर लिखेंगे, प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी। फिर है अगला खंड, खंड संख्या 4। खंड संख्या 4, इसमें जो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप उपरोक्त लिख देंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या से पहले आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग समझाया है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, बूढ़े भगत ने कैलाश को जड़ी सुंघाया और इसके बाद
उसके सिर पर घड़े भर भर कर पानी डाला गया। बूढ़े भगत ने इस बीच कई बार उस पर मंत्र फूंका। काफ़ी समय बाद जब उषा ने कैलाश को देखने के लिए अपनी लाल लाल आँखें खोली तो उसी समय अचानक कैलाश की भी लाल आँखें खुल गईं। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को प्रसन्नता के आवेश में दौड़कर गले लगा लिया। नारायणी कृतज्ञ भाव से भरकर तुरंत ही भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी आँखों में आंसू भरकर कैलाश से पूछने लगी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? फिर है प्रश्न संख्या 3। आँखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा? तो उत्तर संख्या 3 में लिखेंगे, आँखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाई लेते हुए पीने के लिए पानी मांगा। फिर अगला खंड है खंड संख्या 5। खंड संख्या 5, इसमें आप सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में उपरोक्त लिखेंगे। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इस खंड में कवि ने बताया है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का अनुभव तब होता है जब उसके प्रायश्चित का समय निकल जाता है। अपने ऊपर उसी प्रकार की विपत्ति के आने से मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं। फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे, बूढ़े के मंत्र तंत्र के उपचार से कैलाश ठीक हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को पहचानने का प्रयास करते हैं और अंततः उसे उस घटना का स्मरण हो जाता है जब वे गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे और वह बूढ़ा अपने इकलौते पुत्र को मृतप्राय अवस्था में उनके पास लेकर आता था, लेकिन वह उसको देखे बिना गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है। वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपनी पत्नी नारायणी से वे कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानना चाहता हूं कि वह बूढ़ा कुछ लेगा नहीं, तथापि मैं उसे अवश्य खोजूंगा। वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा भी उन लोगों में से एक ही व्यक्ति था। लगता है कि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखा दिया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूँगा। यह हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर प्रश्न संख्या 3 है, ग्लानि किसको हो रही थी? तो उत्तर संख्या 3 लिखेंगे, ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं? तो उत्तर नंबर 4 लिखेंगे, डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। फिर अंतिम प्रश्न है 5वां, प्रस्तुत पंक्तियों में
भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो उत्तर नंबर 5, इन पंक्तियों में भगत की चारित्रिक विशेषता उसकी सज्जनता है। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। इस प्रकार आपका मंत्र नामक जो पाठ है वो समाप्त होता है और मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय भी आप कुछ ही मेन बिंदुओं को लेकर के याद कर लेंगे। जैसा कि सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ और मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म का स्थान याद कर लेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लमही वाराणसी नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था और इनका परिवार बहुत ही निर्धन और संघर्षमय जीवन व्यतीत करने वाला था और इनकी शिक्षा BA तक पूर्ण हुई। पहले इन्होंने अध्यापक पद पर कार्य किया, उसके बाद सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर ये कार्यरत रहे। फिर इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रहीं? उपन्यास सम्राट इन्होंने, महान कथाकार, यथार्थ और आदर्श का संपूर्ण मिश्रण इनकी रचनाओं में रहा और इनकी भाषा शैली सरल, रोचक और प्रवाहमयी रही और इनकी शैली निजी, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि रही। इनकी पिताजी का नाम अजायब राय था तथा इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जीवन परिचय के बारे में भी साथ साथ में आप याद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।